हाँ जी, एक बार फिर स्वागत है आपका द्रोणा नीट जेई पर। हम लोग कर रहे हैं 100 टॉपिक्स का महातोड़। आज का हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। पिछले लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा था, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, मोलालिटी, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर, और सॉल्यूशन बनाते टाइम जब हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें बदल जाती है, आइडियल बिहेवियर, नॉन आइडियल मिक्सिंग, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली बात तो सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता ही होगा। सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सिर्फ इतना सा लिख देने से सॉल्यूशन नहीं बन जाता। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर ऑफ दिस टू। कौन सा मिक्सचर? होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जब तक होमोजीनिसिटी नहीं आएगी तब तक हम लोग उसको ट्रू सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमने जो सॉल्यूट मिक्स किया है उस सॉल्यूट की वजह से इस सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है। ऑब्वियस सी बात है सॉल्वेंट की वजह से भी होती है, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट किसकी वजह से आ रहे हैं? सॉल्यूट की वजह से। उन प्रॉपर्टीज की डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं जिसमें सॉल्यूट के नंबर्स पे चेंज करने से कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, उनको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे मैं आपको सीधा ही ले चलता हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमारे पास 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों प्रॉपर्टी में एक सिमिलर चीज ये है कि जितना हमने सॉल्यूट मिलाया है, कौन सा सॉल्यूट मिलाया इस पर डिपेंडेंसी नहीं है। अगर हमने नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिलाया है तो कोई भी मिला लो, चाहे आप यूरिया मिला लो, ग्लूकोज मिला लो, सुक्रोज मिला लो, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल आपने जितने ऐड किए हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी चेंज होती है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। इसके लिए एक साइंटिस्ट थे राउल्ट। राउल्ट क्या कहते हैं? राउल्ट ये कहते हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर अगर आपने सॉल्यूट मिक्स किया है तो उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों की वजह से जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो इन दोनों के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहें कि एक सिस्टम हमने बनाया है, उस सिस्टम में हम लोग सीधा वेपर प्रेशर के बारे में बात करते हैं। ये हमारा कोई सॉल्वेंट है, ये प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट था, तब ये यहाँ पे वेपर बना रहा था, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म है और ये लिक्विड फॉर्म से ये क्या बन रही है? वेपर। वेपर बोल रहे हैं हम लोग इसको, वेपर फॉर्म बोल रहे हैं। तो कोई भी वॉलेटाइल सॉल्वेंट हमने लिया है, अब इस वॉलेटाइल सॉल्वेंट की बात करें तो ये वेपर बनाएगा। उस वेपर की वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा, इस वेपर की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल के ऊपर और ऑब्वियस सी बात है इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर कॉलिजन्स करते हैं। कॉलिजन्स की वजह से क्या जनरेट होता है? प्रेशर। और जो प्रेशर जनरेट होगा उस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। अब अगर हम लोग इस सॉल्वेंट के साथ कोई सॉल्यूट मिक्स कर दें और मान लीजिए वो सॉल्यूट भी कौन सा हो? वॉलेटाइल नेचर का हो, तो वो ये कहते हैं कि इन दोनों के जो भी मोल फ्रैक्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर में चेंजेस आने वाले हैं। तो इनका सीधा से ये कहना था कि कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मान लीजिए ए, एक मैंने लिया है बी, सो एक सॉल्यूट ले लिया, एक सॉल्वेंट ले लिया, तो इसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो इसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा और बी की वजह से जो वेपर प्रेशर है वो इसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। अब मैंने यहाँ पे अभी दोनों वोलेटाइल लिए हैं, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एक कांस्टेंट। और ये जो पी नॉट ए है वो है प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर। जब वो अकेला था तब उसका वेपर प्रेशर कितना था, वो बात हम लोग कर रहे हैं। तो इन दोनों को अगर सम कर दें तो इस पूरे सिस्टम का टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हो। ये तो बात हुई वॉलेटाइल सॉल्यूट की। अगर वॉलेटाइल की बजाय हमने अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ले लिया तब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करेंगे। इसमें हम सबसे पहला ले रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या किया इस बार, हमने जो सॉल्यूट लिया है वो हमने लिया है नॉन वॉलेटाइल नेचर का, नॉन वॉलेटाइल नेचर और नॉन इलेक्ट्रोलाइट।
इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाते हैं, नंबर चेंज हो जाते हैं। जैसे हमने नमक डाल दिया NaCl, तो क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा, तो नंबर्स चेंज हो जाएंगे, नंबर चेंज हो जाएंगे तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है। तो हमने कौन सा लिया है सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। सॉल्वेंट हम हमेशा कौन सा लेने वाले हैं? वोलेटाइल टाइप का, ठीक है। अगर इस तरह की चीजें हम लोग करते हैं तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग इस सिस्टम का टोटल वेपर प्रेशर होना क्या चाहिए था? P0A XA प्लस P0B XB। मान लीजिए आपने ये लिया है सॉल्वेंट का और ये लिया है आपने सॉल्यूट का, तो हमने कहा सॉल्यूट जो है वो क्या है? नॉन वोलेटाइल। अगर नॉन वोलेटाइल है इसका मतलब तो उसका कोई प्रेशर होना ही नहीं है, तो ये वाली क्वांटिटी तो जीरो हो जाएगी। पी टोटल हम लोग क्या लिखेंगे? P0A XA के बराबर होगा। और हमें पता ही है मोल फ्रैक्शन, किसी भी सिस्टम के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं P टोटल इक्वल्स टू P0A 1 माइनस XB। XA की जगह 1 माइनस XB। मैं फॉर्मूला डिराइव करना नहीं चाह रहा था, पर ठीक है कर लेते हैं। P0A माइनस P0A XB, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। P0A को कॉमन ले रहा हूँ, P टोटल इक्वल्स टू P0A 1 माइनस XB। फिर से कॉमन क्यों लिया? ठीक है, चलिए इसको हम चेंज करते हैं थोड़ा सा। कैसे चेंज कर रहे हैं हम लोग? ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इस XB वाले कंटेंट को इधर ले रहे हैं, P0A XB, और इस P टोटल को उधर भेज रहे हैं, P0A माइनस P टोटल। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा XB इक्वल्स टू P0A माइनस P टोटल अपॉन P0A। और XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ B। किसका ले लिया हमने? सॉल्यूट के लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये है चेंज, ये प्योर का था, ये सिस्टम का है, सॉल्वेंट का है, सॉल्यूशन का है, ये सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूशन का है। तो चेंज इन वेपर प्रेशर अपॉन P0 है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये किसके इक्वल होता है? XB के। और XB आपको पता ही है मोल फ्रैक्शन है, तो Na प्लस NB के बराबर होगा, और डेल P अपॉन P0A हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। फिर बोलते हैं अगर हमने बहुत ही कम अमाउंट में सॉल्यूट लिया है तो इसको हम नेगलेक्ट करेंगे, NB बाई Na, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। फाइनल जो एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं डेल P P0A इक्वल्स टू ये हमारे सॉल्यूट के मोल्स अपॉन ये हमारे सॉल्वेंट के मोल्स, इस पे डिपेंड करता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ये है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब हमने जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है उसकी वजह से जो सॉल्वेंट अपनी प्योर फॉर्म में जितना वेपर बना रहा था उससे थोड़ा कम बनाने लगेगा, और वेपर कम बनाएगा तो वेपर प्रेशर कम जनरेट होगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, और राउल्ट्स लॉ हम लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। मिथेनॉल एंड इथेनॉल फॉर्म इन एन आइडियल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 32 ग्राम ऑफ मिथेनॉल एंड 23 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल एट 300 केल्विन। P0 मिथेनॉल एंड P0 इथेनॉल आपको गिवन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिए हैं, दोनों के दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं। अब दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि P टोटल हम लोग कैसे लिखेंगे? P0A XA प्लस P0B XB। अब आपको पहले तो XA निकालना पड़ेगा, XA के लिए पहले आपको Na और NB निकालना पड़ेगा। आपकी इच्छा हो जो ले सकते हो। मिथेनॉल को मैं A की तरह ले रहा हूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल कैसे निकालूंगा? मास ऑफ मिथेनॉल अपॉन मोलर मास ऑफ मिथेनॉल, दैट इज 1। ये मोलर मास है 32 मिथेनॉल का। इथेनॉल जो है, इथेनॉल का नंबर ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको गिवन है 23 ग्राम ऑफ इथेनॉल। 23 ग्राम इथेनॉल है, तो इथेनॉल का जो मोलर मास है वो होता है 46, 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस NB, सही कर रहा हूँ, 32 ग्राम ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का मोलर मास 32, और 23 ग्राम ऑफ इथेनॉल अगर हम लोग इसमें मिक्स कर रहे हैं, और इथेनॉल का जो मोलर मास है वो है 46। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको टोटल मोल्स हमारे पास आ गए हैं 3/2, या अगर इसको मैं ऐसे लिखूं तो टोटल मोल्स हमारे पास क्या है 1.5। तो हम लोग इसको आराम से कर पाएंगे कि ये हमारे P0A जो है हमारा, जो हमने मिथेनॉल के लिए लिया है, वो कितना है
ये गिवन है 90 mm, हम लोग लिख रहे हैं P टोटल 90 mm of Hg into number of mole fraction of A. Mole fraction of A is 1/1 plus 1/2, ठीक है, 1/1 plus 1/2 ऐसा लिख सकता हूँ। सिमिलरली इथेनॉल के लिए मोल ये आपको गिवन है, इसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म का P0B गिवन है, इसका मोल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल दैट इज 1/2 अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल इज 1 plus 1/2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी वे में आपके सामने पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा। ये वो कंडीशन थी जिसमें हमने दोनों को दोनों वोलेटाइल लिए हैं, मीथेनॉल भी हमारा वोलेटाइल है और इथेनॉल भी वोलेटाइल है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जब वोलेटाइल होते हैं तो इनमें से एक भी क्वांटिटी को हम मिस नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो हमने बाइनरी सॉल्यूशन की बात करी है, हो सकता है टर्सरी सॉल्यूशन हो तो साथ में और तीसरा जो भी कंपोनेंट होगा उसका भी वेपर प्रेशर हम लोग कंसिडर करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि दो वोलेटाइल सब्सटेंस हमने मिक्स किए हैं तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, वेपर प्रेशर बनाएंगे। तो टोटल वेपर प्रेशर दोनों के इंडिविजुअल वेपर प्रेशर पे डिपेंड करेगा, लेकिन साथ ही साथ किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन कितना लिया है आपने, ठीक है। ये हमारे राउल्ट लॉ से बिल्कुल सीधा सा एक क्वेश्चन था। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, नीट 2019 में पूछा हुआ। इन वाटर सैचुरेटेड एयर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का मोल फ्रैक्शन दे रखा है। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द सैचुरेटेड एयर इज दिस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान रख देनी है। यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको, जब हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो हम लोग अप्लाई करते हैं राउल्ट्स लॉ। कौन सा लॉ है, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। और राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि P टोटल इक्वल्स टू, या यूं कहूं राउल्ट्स लॉ ये कहता है किसी भी इंडिविजुअल का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और हम लोग यहाँ लिखते हैं उसका प्योर फॉर्म का। सिमिलरली हम लोग ऐसा भी लिखते हैं कि इसका प्योर फॉर्म B हो गया और ये XB, ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग है। और ध्यान रहे ये जो XA और XB है ना, ये सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन है। कौन सा मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। लेकिन जब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर कहाँ, भगवान के पास नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं गैसियस फेज में, हम लोग जा रहे हैं वेपर फेज में। ये लिक्विड फेज है, इस पे हम लोग राउल्ट्स लॉ लगा रहे हैं। जब हम लोग वेपर फेज में आ गए, जब हम लोग गैसियस फेज में आ गए तो हम लोग लगाएंगे डाल्टन्स लॉ। डाल्टन तो हमेशा हमारा साथ देते हैं। डाल्टन्स लॉ ये कहता है किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर, मैं फिर से P और PB लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट मिक्स किए हैं A और B, जिनके लिए हमने राउल्ट लॉ बता दिया। डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि किसी भी गैस का, किसी भी वेपर का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के इक्वल होता है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टोटल से हम लोग कर सकते हैं। YB P टोटल, ध्यान रहे। तो ये वेपर की बात हो रही है, लिक्विड की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर YA और YB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर, और XA XB क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, हम दोनों को रिलेट कर सकते हैं, इसको इसके इक्वल कर सकते हो आप, क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर इसी की वजह से जनरेट हुआ होगा और ये पार्शियल प्रेशर जो वेपर फॉर्म में है, तो XA P0A इक्वल्स टू YA P टोटल हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वाटर सैचुरेटेड एयर। ये वाटर सैचुरेटेड एयर का मतलब समझ रहे हैं ना, हम जो सिस्टम बनाते हैं, हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट चेंज कर करके 9 टाइप के टोटल सॉल्यूशंस बना सकते हैं कि हमारा गैसियस सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट भी गैस हो, सॉल्यूट हमारा लिक्विड हो, सॉल्यूट हमारा लिक्विड हो, सॉल्वेंट फिर भी गैस हो, सॉलिड हो, गैस हो। इसी तरह से हम लोग इसको काफ़ी बार कर सकते हैं। कैसे देखना, 9 टाइम्स मैं बता देता हूँ, ये 9 टाइम्स हो गया। देखना कैसे कैसे क्या है, एक एक एग्जांपल भी देख लेते हैं अगर आ ही गया है तो। लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। मैं बात कर रहा हूँ गैस में गैस मिक्स कर लो तो एयर है, सिंपल एयर जो होगी हमारी एटमॉस्फेरिक एयर, वो क्या है, गैस में गैस का मिक्सचर है। इसी तरह लिक्विड सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या है, गैस, गैस के अंदर वाटर की ड्रॉपलेट्स घूम रही है, तो जो हम लोग बोलते हैं ना कोहरा छा जाता है, वो है ना।
किसकी बात कर रहे हैं? फॉग की। इसी तरह गैस के अंदर सॉलिड पार्टिकल, ये हम बात कर रहे हैं स्मोक की। जो धुआं है ना, जब हम किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, हाइड्रोकार्बन बर्निंग के साथ साथ जो आपको फ्लेम्स के साथ साथ कुछ धुआं भी मिलता है, उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। अगर किसी को यकीन ना हो तो ऊपर कुछ रखना, देखना, वो काला हो जाता है क्योंकि सॉलिड पार्टिकल आके उस पर चिपक जाते हैं। ऐसा भी देखा होगा, जहां आग जल रही है उसके ऊपर की दीवार काली हो जाती है क्योंकि वो सॉलिड पार्टिकल्स ऊपर जाके चिपक जाते हैं। तो वो जो कौन सा सिस्टम होता है? सॉलिड इन गैस। इसी तरह हम गैस इन लिक्विड कर सकते हैं। गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या है? सोडा वाटर। सोडा वाटर मतलब हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर रहे हैं पानी के अंदर। लिक्विड इन लिक्विड का एल्कोहल इन वाटर, सिंपल सा, अगर दोनों बहुत अच्छे मिक्सिबल है। या फिर आप चाहो तो कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, सिंपल सा, जिसको मिक्स कर दो बेंजीन के अंदर या साइक्लोहेक्सेन के अंदर या हेक्सेन 14, ये हेक्सेन के अंदर मिक्स कर दिया मैंने। साइक्लोहेक्सेन ले लो, हेक्सेन ले लो, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन मिक्स कर दो तो लिक्विड लिक्विड हो गया। सॉलिड इन लिक्विड को मैं शुगर मिक्स कर देता हूँ, सिंपल सा, शुगर इन वाटर, शुगर डाल दो पानी में जब तक घुले तब तक, तो सॉलिड पार्टिकल इन लिक्विड। गैस इन सॉलिड, ये आपने अगर पढ़ा हो तो पैलेडियम प्लेटिनम हम लोग जब यूज़ करते हैं ना, तो हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब हो जाती है। ये रिडक्शन करते हैं हम लोग, एल्कीन का डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो जाता है, सिन एडिशन होता है, दोनों हाइड्रोजन एक साइड से अटैच होते हैं, तो वो गैस इन सॉलिड का सिस्टम है। इसी तरह लिक्विड इन लिक्विड सॉलिड का हम लोग बोल सकते हैं जिंक अमलगम। इसमें जिंक सॉलिड है और अमलगम ये जो बना रहा है कौन? मरकरी, वो लिक्विड फॉर्म में है। और सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल है एलॉय, जो भी हम लोग ऑर्नामेंट गोल्ड ऑर्नामेंट हम लोग जो भी बनाते हैं वो सब गोल्ड और कॉपर का मिक्सचर होते हैं, दोनों ही सॉलिड फॉर्म में होते हैं, मिक्स करना भी जरूरी है। 916 गवर्नमेंट बोलती है 916 से बनाओ, 100% प्योर गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट नहीं बन सकता क्योंकि प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस की वजह से हम लोगों को करना ही पड़ता है। तो ये है टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ जो बात हो रही है ना, इन वाटर सैचुरेटेड द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज दिस। वेपर का दिया है, मतलब इसकी बात हो रही है, यहाँ की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ की बात हो रही है। टोटल प्रेशर ऑफ द सैचुरेटेड सिस्टम, तो ये है तो डाल्टन लगा दो सीधा, तो P वाटर वेपर इक्वल्स टू YA और P टोटल। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो, पर हाँ कंफ्यूजन हो जाता है, अगर यहाँ राउल्ट लॉ लगा दिया तो फिर तो गड़बड़ हो जानी है। कैसे पता चला मुझे कि डाल्टन लॉ लगाना है? क्योंकि वाटर वेपर की बात हुई है, सिस्टम के मोल फ्रैक्शन के बारे में नहीं बोला है, सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के बारे में नहीं बोला है, इसके बारे में बोला है। तो इसके बारे में बोला है तो डाल्टन के पास जाएंगे। तो कितना दे रखा है? टोटल प्रेशर दिया है और मोल फ्रैक्शन दिया है। टोटल प्रेशर कितना है? ये मोल फ्रैक्शन, और टोटल प्रेशर कितना है? 1.2। तो यहाँ से PA आ जाएगा, और ऑब्वियस ही बात है PA आ जाएगा तो P टोटल माइनस PA कर दें। कुल टोटल प्रेशर में से अगर वाटर वेपर का निकाल दें तो किसका बच जाएगा? ड्राई एयर का बच जाएगा। अरे यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है वाटर वेपर, कौन कौन है? एक वाटर वेपर है और एक कौन है? एयर, दोनों मिक्स हैं। अगर टोटल प्रेशर में से इसका हटा दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है इसी का आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 100 24 0.04 आ गया, 0.024 है ना, 12 इंटू 2, तो 1.2 में से 0.024 माइनस कर दो, 1.2 में से 0.024 माइनस कर दो, कितना आएगा? 4 6, ये कितना है? 10 सॉरी 9 7 7 6 वाला कोई एग्जांपल दिख रहा है क्या? हाँ बस 1.176 है ना, कौन सा दिख रहा है? सी ऑप्शन। कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ रहे हैं। PA एंड PB आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट A एंड B, दोनों ही प्योर लिक्विड A और B है रेस्पेक्टिवली। आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन, XA रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ A, द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, राउल्ट्स लॉ लगाएंगे, P टोटल, टोटल की पूछा है ना, टोटल प्रेशर ही पूछा है, देखो ये नजर आ रहा है। P टोटल इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। अब सारे ऑप्शन के अंदर XA की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो XB को हटा के XA लिखना है। तो इतना तो सबको ही पता है कि किसी भी सिस्टम के सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को अगर सम कर दें तो आता है 1।
मतलब एक्स ए और एक्स बी अगर दोनों को ऐड करते हैं, दोनों मोल फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो 1 आता है। किसी भी सिस्टम में, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन को सम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 1 ही आना है। ठीक है, तो 1 माइनस लिख सकता हूँ इसको मैं, 1 माइनस एक्स ए, और इसको क्या लिखोगे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। ऐसा कुछ टर्म दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। पी नॉट बी को आगे ले रखा है, एक्स ए की टर्म एक्स ए कॉमन लेना है, ठीक है, तो दोनों एक्स ए से कॉमन ले लेते हैं, तो पी नॉट बी आगे ले लिया, इन दोनों में से एक्स ए कॉमन ले लिया प्लस एक्स ए, यहाँ बचेगा पी नॉट ए, यहाँ बचेगा पी नॉट बी। ठीक बात, ऐसा तो दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? अच्छा, नॉट मैंने लगा रखा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आंसर क्या है? डी। ध्यान रहे ए माइनस बी है, ए माइनस बी ये रहा और ये है एक्स ए, ये भी ए माइनस बी है पर ये ए है, यहाँ ए नहीं है, अपने पास बी है, देखो, तो आंसर क्या है? डी। बहुत सिंपल फॉर्मूला से आराम से हमने कर लिया है इसको। A solution has a 1:4 mole ratio of pentane and hexane. The vapor pressure of the pure hydrocarbon at 440 and 120. Mole fraction of pentane in vapor phase. ध्यान रहे, दिया तो सॉल्यूशन का है और पूछा वेपर का है, इसका मतलब दोनों को रिलेट करना है। अभी जो बताया था ना मैंने, राउल्ट लॉ और डॉल्टन लॉ को रिलेट करना है। हाँ, तो दोनों को रिलेट करना है, तो पहले तो निकालो पी टोटल। क्यों निकालना है पी टोटल? क्योंकि देखो हमारे जो पेंटेन और हेक्सेन जो है ना वो तो सॉल्यूशन फेज में है, हमको चाहिए वेपर वाला फेज। पूछ रहा है ना वेपर, देखो पेंटेन इन वेपर, तो हमको वेपर फेज में पेंटेन का चाहिए पी पेंटेन, तो क्या चाहिए हमको? वाई ए पी नॉट ए, ये तो गिवन है, सॉरी वाई ए पी टोटल, हमको क्या चाहिए? पी टोटल, ये गिवन है, ये भी, ये हमको निकालना है और ये हमको चाहिए पहले, तो पी टोटल निकाल रहा हूँ राउल्ट लॉ से। क्या लिखोगे? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ऐसे रट्टा नहीं मार के जाना है कि ए का मतलब सॉल्यूट होता है और बी का मतलब सॉल्वेंट होता है, ऐसा नहीं है, अपनी मर्जी से ले लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, यहाँ कुछ दे नहीं रखा है। वैसे बताओगे 1:4 की रेशियो में है, ऑब्वियसली बात है, हेक्सेन ज़्यादा अमाउंट में है ना, तो सॉल्वेंट है हेक्सेन, और ये क्या है? सॉल्यूट है। और दोनों के दोनों क्या है? वेपराइज हो सकते हैं, दोनों के दोनों वोलेटाइल है। तो पी नॉट ए कितना दिया है देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर हाइड्रोकार्बन एट 20 डिग्री एट 440 फॉर पेंटेन, तो 440। मोल फ्रैक्शन 1:4 का मोलर रेशियो दिया है, टोटल मोल्स 5, पेंटेन के मोल 1, प्लस पी नॉट भी कितना दिया है? 120, और 1:4 का रेशियो दिया है, तो टोटल मोल्स आर 5। बात समझ में आ रही है? 4, बिल्कुल मिसप्रिंट हुआ है, 1 ये 4 है। सॉल्व करेंगे, 5 88 दिख रहा है, श्योर है 88 है? करके देखते हैं, 8 5 44, हाँ 88 है, ओके। और ये कितना है? 5 2 24 और 4, 88 प्लस 96, टोटल कितना हुआ? सही कह रहा हूँ? 6 8 6 14 1 10 18 184 mm ऑफ Hg। ये तो आ गया हमारा टोटल। अब सिंपल हो गया काम, P पेंटेन 440 इक्वल्स टू वाई ए पूछा है और टोटल 184, कर लो डिवाइड 440 अपॉन P टोटल। सही कर रहा हूँ? ये P टोटल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन द वेपर, ये है, ये है, ओके, ये नहीं है, सॉरी, ये P नॉट। P पेंटेन कितना है? इन दोनों का सम, ये जो ये वाली वैल्यू, मतलब मैं वापस कर देता हूँ, लिख देता हूँ मैं ढंग से, देखो पी ए राउल्ट कहता है ये, हाँ जी, और डाल्टन क्या कहता है? पी ए वाई ए पी टोटल, इन दोनों को सम कर दो, तो पी दोनों को इक्वल कर दो, पी नॉट ए एक्स ए इक्वल्स टू क्या होगा? वाई ए पी टोटल। पी टोटल हमारे पास है, वाई ए आ जाएगा, पी टोटल कितना अभी आया? 184। पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए कितना दिया है? ये 88 हो गया ना, 440/88, सीधा 88, वाई ए इक्वल्स टू 88/184। लगभग कितना लग रहा है ये?
लगभग क्यों करें, एग्जैक्ट ही करेंगे। 44 और नीचे कितना आएगा 92। अगर ये मैं 90 भी मान लूँ तो 5 टाइम्स, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है तो आंसर थोड़ा सा कम आएगा। 5 टाइम्स, अब ये दोनों 5 टाइम्स हैं तो एग्जैक्ट करना पड़ेगा आपको। 0.478 आना चाहिए, हाँ है ना, ठीक है। बढ़े आगे, देख लेना एग्जैक्ट वैल्यू दोनों में से, क्योंकि यहाँ पे हम तुक्का वो डायरेक्टली शॉर्टकट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 9 × 5 45 होता है ना, पर ये वैल्यू ज़्यादा है तो 5 से तो कम आएगा, तो ये आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। The vapor pressure of solvent decreased by 10 mm of mercury when a non-volatile solute was added to the solvent. डिक्रीज पूछा, डिक्रीज बता दिया, तो वेपर प्रेशर ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। P0A Na/NB, या Na/NB लिखूंगा तो कोई नाराज हो जाएगा, किसी ने मान लो NB Na के याद करा होगा तो, है ना, तो कोई नाराज नहीं होइए, मैं ऐसे लिख देता हूँ ज़्यादा आसान तरीके से। अब आपकी इच्छा हो, किसने A लिया हो, किसी ने B लिया हो, जो मर्जी आए वो करो। चेंज इन वेपर प्रेशर दे रखा है 10 P0A। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट डिक्रीज्ड बाय, मतलब चेंज बोला है mercury when a non volatile solute was added to the solvent. The mole fraction of that solute in the solution is 0.2. mole fraction 0.2 है, इसका मतलब 2/10 लिख सकता हूँ क्या इसको मैं, तभी तो मोल फ्रैक्शन 0.2 है, इसका मतलब क्या हुआ 1 2 है और टोटल 10 है। तो यहाँ पे वैसे भी हम लोग XB लिखते हैं, ध्यान है आपको, क्या लिखते हैं यहाँ पे XB, मतलब Na/Na + NB ऐसा लिखते हैं, यही आता है। तो हम लोग कहते हैं कि बहुत कम होगा तब नेगलेक्ट करेंगे, अभी तो हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते ना, 2 और 10 में से 2 को नेगलेक्ट थोड़ी ना कर सकते, समझ पा रहे हैं। हमने जब पहला फॉर्मूला बनाया था, याद करिए कहाँ गया, और पहले ये रहा, तो XB आता है, रिलेटिव लॉवरिंग XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आता है, तो NB/Na और NB, फिर हम कहते हैं कि ये बहुत अगर छोटा हो तो फिर हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो फिर हम लोग सोल्यूट और सॉल्वेंट डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन नेगलेक्ट करना नहीं चाहिए, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान रहे। रिलेटिव लॉवरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। फिर आगे क्या बोला है इन्होंने, पढ़िए आगे, व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का पूछा है, ध्यान रहे। द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर इज 20, वापस कर लेते हैं, 20 डिक्रीज हुआ है और P0A हमको गिवन ही नहीं है, तो पहले हम सॉल्यूट का निकाल लेते हैं। कैसे लिखोगे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ये XP, इन दोनों को रिलेट कर दो, आपस में डिवाइड कर दो, 10/P0A इक्वल्स टू 2/10, डिवाइड कर रहा हूँ 20/P0A इक्वल्स टू XB, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाने, तो क्या बचेगा 10/20, और इधर ना 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 ना, ये नीचे 1 है ना इसके, तो नीचे आएगा 10XB, है ना, तो XB कितना आएगा 0.4, कितना आया 0.4, खुश हो गए, 0.4 मत लगा देना, क्योंकि XB आया है, XB क्या है सॉल्यूट का है, सॉल्वेंट का क्या होगा 0.6। ये तो सवाल आपको करना है ना, मेरे को तो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बताना है ना, मैथ्स तो आपको करनी है, ठीक है। बढ़े आगे, ये 0.4 जो आया था ना वो किसका था, सॉल्यूट का था, ध्यान रहे, और पूछा सॉल्वेंट का है, यही तो ट्रिक है, आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्वेश्चन पढ़ रहे हो, यही तो ट्रिक है। सॉल्यूट का है, आधे बच्चे इस पे चले जाएंगे, और देखना मोस्ट ऑफ टाइम मैंने नोटिस किया है कि जो आंसर आता है ना, जैसे पीएच पूछी है और पीओएच निकाली हमने, तो जो पीओएच मान लो 2 आई, तो फर्स्ट ऑप्शन ही 2 होगा, ए ही 2 होगा, ताकि हम देखें और उसको खत्म कर दें, उस क्वेश्चन को -5 कर दें हमारे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रहे, पीओएच आया है तो पीएच में कन्वर्ट करो, फिर ऑप्शन ढूंढो, यहाँ सॉल्यूट का आया है और पूछा सॉल्वेंट का है, तो जल्दबाजी में इसको ना लगा दें, ठीक है। अब बात आ रही है सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब होता है? वेपर प्रेशर कम हो गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया है तो उसको एटमॉस्फेयर के बराबर करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो दैट टेम्परेचर चेंज इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेल टी बी की जगह इक्वल्स टू क्या करेंगे के बी एम, और के बी क्या होता है? के बी को दो तीन नाम देते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या क्या क्या लिखते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, जो भी इच्छा हो, सब नाम एक ही है। डिपेंड नहीं करता सोल्यूट पे, डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। तो Kb को एज इट इज लिख रहा हूँ, सब अलग अलग सॉल्यूट अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे Kb की वैल्यू अलग अलग होती है। m इक्वल्स टू क्या लिखेंगे मोलैलिटी है ना, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये तो नंबर ऑफ मोल्स हैं 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रहे ये सॉल्वेंट लिखा है, ठीक है, किसके लिए? मोलैलिटी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आ जाएगा, हम इससे Tb निकाल लेंगे। इस पूछते कैसे है, इन सब में से कोई एक चीज मिसिंग होती है, कभी मोलर मास पूछते हैं, कभी टोटल वेट पूछते हैं, कभी सॉल्यूट का वेट पूछते हैं, कभी Kb पूछते हैं, कभी डेल Tb पूछते हैं। तो एक चीज मिसिंग करके पूछ लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। Kb की यूनिट देख लेते हैं, Kb की यूनिट क्या होती है, ध्यान रहे Kb क्या है, डेल Tb अपॉन m है ना, और डेल Tb की यूनिट क्या है, केल्विन, टेम्परेचर की यूनिट तो केल्विन है ना। कोई ऐसा तो नहीं कहेगा Tb है डेल Tb है, मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है तो Tb माइनस टी नॉट बी, ये प्योर, ये इम्प्योर। पानी का 100 था वो 101 हो गया, तो चेंज कितना हुआ 1, यूनिट तो केल्विन ही रहेगी ना, ये भी केल्विन ये भी केल्विन, तो ये भी केल्विन। मोलालिटी क्या होती है, मोल पर केजी, क्या लिखते हैं मोल पर केजी, तो Kb की यूनिट क्या होगी फाइनली, केजी मोल इनवर्स, ध्यान रहे। और Kb जो है वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, तो Kb का फॉर्मूला होता है Rm Tb स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा H वेपोराइजेशन। जहां सॉल्वेंट अगर पानी लिया है तो पानी का मोलर मास, R गैस कांस्टेंट है, Tb उसका पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो यहाँ पे हम लोग 3733 लिखेंगे, और डेल्टा H वेपोराइजेशन, जो वेपोराइजेशन के लिए जो भी एंथैल्पी चेंज हो रहा है वो। क्लियर है? तो ये किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट पे भी डिपेंड करता है। सिमिलरली हमने जब सॉल्यूट मिक्स किया है तो वेपर प्रेशर कम हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीज करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के बराबर करना पड़ता है, तो हमको और थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला बनते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें, MKF लिख रहा हूँ, और डेल TF इक्वल्स टू M वही मोलैरिटी, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये बी लिखा था ना हमने पिछली बार, जो लिखा है वही ध्यान रहे, हाँ ठीक है। ये क्या है, सोल्यूट का है, ध्यान रहे, और ये सॉल्वेंट का मोलर वेट इंटू KF, सेम KF के 3 नाम है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ध्यान रहे वही यूनिट है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये जो चेंज आ रहा है ना वो है हमारा डेल TF, बस ये ध्यान रहे कि डेल TB और डेल TF में, डेल TB में हम लोग लिखते हैं TB माइनस TB नॉट, और डेल TF में हम लोग लिखते हैं TF नॉट माइनस TF। इसका कारण क्या है, यहाँ तो बढ़ जाता है ना, यहाँ तो बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ये प्योर का ये बढ़ा हुआ, ये प्योर का और कम हो गया, ऐसा लिख देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे। और लास्ट जो हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमारी फोर्थ जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई भी वाटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट है ना,
कहानी सुन लो। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते, सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी मूव करते हैं। अगर हमने एक ही सिस्टम लिया है, उसमें दोनों को मिक्स कर दिया तो सॉल्यूट पूरे के सिस्टम में फैल जाता है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बोले तो जैसे एक पानी का बीकर भरा है, उसमें एक ड्रॉप इंक डाल दी, वो इंक पूरे सिस्टम में फैल जाएगी, तो उसको हम बोल रहे हैं डिफ्यूजन। लेकिन अगर हमने इस सिस्टम को सेपरेट कर दिया है बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो सॉल्वेंट को तो जाने देती है, सॉल्यूट को नहीं जाने देती, तो क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। ये सॉल्टी वाटर है, यहाँ पे सॉल्ट मिक्स है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन जरूर यहाँ पे हाई होगा, लेकिन ध्यान रहे पानी किधर ज़्यादा है ये देखना है आपको। फ्रेश वाटर है, यहाँ पे प्योर वाटर है, क्या है, प्योर वाटर, और इधर मिक्स वाटर है, तो वाटर सॉल्वेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो मैं कहूँ कि ए और बी, तो पानी किधर से किधर जाएगा, ए टू बी जाएगा, इस तरफ जाएगा। जब वो इधर जाएगा तो obvious सी बात है ये लेवल ऊपर बढ़ेगा, तो उधर जाने से रोकने के लिए इस पिस्टन को नीचे लगाना पड़ेगा। तो जितना प्रेशर आप लगाओगे ना, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। when system is not separated, the flow of solute molecule is called diffusion. But when system is separated by a semi-permeable membrane, flow of solvent molecule from its high concentration to low concentration is called osmosis. अब उस osmosis को रोकने के लिए जो रिवर्स प्रेशर हम लगा रहे हैं ना, उसको हम बोल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। हमारे जो आरओ होते हैं ना, आरओ पानी वाले, वो रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करते हैं मतलब जो हमारा गंदा पानी है ना, उसके ऊपर पिस्टन से प्रेशराइज होता है, तो प्योर पानी अलग हो जाता है, फिर इसमें से जो ज़्यादा सॉल्टी वाटर है वो हम अलग कर देते हैं, फिर हमको उसको वेस्ट निकाल देते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करता है हमारा जो आरओ है ना, आरओ। आजकल तो यूवी आरओ आ रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेज डाल के कीटाणुओं को भी मार देंगे। ओके, क्वेश्चंस करते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज गिवन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैरिटी दिस, इतना आसान सा, डेल टी एफ इक्वल्स टू एम के एफ, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी दे रखी है 0.078, के एफ दे रखा है 5.12, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऑफ बेंजीन इन राउंडेड ऑफ अप टू डेसिमल करना है। ये लो भैया, देखो देखो, मैं तो ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, 78 है ना, डेसिमल राउंड ऑफ कर दिया तो 8 होगा, इधर 5 है, 40 के आसपास होगा। ये लो, वैसे तो 0.3999 ऐसा कुछ आना चाहिए, राउंडेड ऑफ करेंगे तो कर सकते हैं ना शॉर्टकट। 0.078 को हमने क्या लिखा, 0.078 को 80 लिखा है मैंने, और कुछ नहीं किया, इसको 5 किया, 40। ओके, आंसर आ गया। द मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड, मोलैलिटी डबल कर दिया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, आपको अभी बताया था कि एफ आर एम टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच फ्यूजन, वो वेपोराइजेशन था क्योंकि के भी लिखा था ना मैंने, तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, वो तो मोलैलिटी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। किस पे डिपेंड करेगा, कौन सा सॉल्वेंट लिया है, उसका मोलर मास, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, उसकी फ्यूजन की हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, उस पर डिपेंड करेगा। तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो अनचेंज्ड, मोलैलिटी पे डिपेंड नहीं करता। डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या, एम के एफ। के एफ तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है ना, सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होगा। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज, ऑस्मोसिस के टाइम पे फ्लो ऑफ वाटर एसपीएम से थ्रू फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन ओनली। बताइए, ये एसपीएम है, मैंने कहा यहाँ मैंने 5 ग्राम डाल दिया शुगर, यहाँ मैंने 10 ग्राम शुगर डाल दिया, पानी किधर से किधर जाएगा, ये अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो पानी किधर से किधर जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, बी से ए या ए से बी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन का रट्टा मार के बैठे हुए हैं सब लोग। अरे क्या हो जाएगा रट्टा, कॉन्सेप्ट सीखो ना। मैंने आपको क्या कहा, कॉन्सेप्ट ये है कि पानी हमेशा प्योर, ज्यादा जिधर है वहां से जाएगा, मतलब ए टू बी जा रहा था यहाँ पे, पानी अपनी हायर कंसंट्रेशन, सिस्टम की कंसंट्रेशन मत देखो, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे। अब बोलोगे कौन सा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सर इसमें शुगर ज्यादा है, ये तो ज्यादा मीठा होगा, ज्यादा कंसंट्रेटेड है। अरे सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, पानी तो कम है ना उसमें, 5 ग्राम शुगर और 10 ग्राम शुगर। किधर सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट किधर ज्यादा है, बी में। सॉल्वेंट किधर ज्यादा है, सॉल्वेंट तो इधर ज्यादा है ना,
तो सॉल्वेंट अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन जाएगा, ध्यान रहे। तो यहाँ पे फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसेंट्रेशन, अब सॉल्यूशन की बात करें ना ये तो सॉल्यूशन के लिए लोअर कंसेंट्रेशन से जाएगा ना, बात समझ में आ रही है? ये मैंने जो फ्लो बोला है वो किसका बोला है? सॉल्वेंट अपनी हाई से लो जाता है। अब सॉल्यूशन की बात करो तो दोनों में सॉल्यूशन कौन सा हाई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है? ये हाई कंसेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है और ये लो कंसेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। जब ये कह रहा है सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसेंट्रेशन ओनली, तो लोअर से जाता है इधर, इससे इधर नहीं आता है। तो हायर से तो नहीं आता है, बोथ साइड भी नहीं आता, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अनइक्वल फ्लो की बातें कर रहा है फालतू की। क्या आंसर है? ध्यान रहे, सॉल्वेंट अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो में जाता है, सॉल्यूशन की लो टू हाई लिखना पड़ेगा, ध्यान रहे, ठीक है? रट्टे मार के मत बैठा करो। 5% सॉल्यूशन ऑफ द केन शुगर आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? अच्छा, मैंने उसमें फॉर्मूला नहीं बनाया था, अभी बना देता हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है CRT, पाई इक्वल्स टू C। C क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोलैरिटी में लिखना है अपने को, और कुछ नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखेंगे? वेट अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू RT। और पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोटोनिक का मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। क्या क्या दे रखा है? केन शुगर। आइसोटोनिक का मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर है। कौन? दूसरा कौन है? X, नाम ही नहीं दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। द मोलिकुलर वेट ऑफ X। CRT कर दूं, C1RT और C2RT। C2RT, RT से RT कैंसिल हो जाएगा, C1 इक्वल्स टू C2 करना है। C क्या है? कंसंट्रेशन। 5% सॉल्यूशन बोला है, 5% मतलब 5 ग्राम घुले हुए हैं 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। 5 ग्राम किस में घुले हुए हैं? 100 ml। 5% का मतलब होता है, वेट बाय वेट नहीं लिखा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कुछ भी नहीं लिखा है, तो 5 ग्राम 100 ml में है, ये ध्यान रखें। इधर क्या है? 1%, इसका मतलब 1 ग्राम 100 ml में है। मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे। मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से आएंगे? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। क्लियर? इसी तरह वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास, जो कि हमको निकालना है, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। ये तो सब कैंसिल होनी है, तो m इक्वल्स टू 342 अपॉन 5। 342 अपॉन 5। अगर 7 टाइम्स दिख रहा है, 7 टाइम्स 35 होता ना, 350, तो 7 होता ना, 70 थोड़ा कम है, ओके 68। सॉल्व करने की जरूरत है, देख लो। अब आ गए हैं हम लोग एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी तक हम लोगों ने जो बात की थी, हमने उसको जो सॉल्यूट लिया था ना, हमने हमारा प्यारा जो सॉल्यूट था, वो सॉल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल हम लोग ले रहे थे। शुरुआत में वॉलेटाइल भी लिया था, अभी हम लोग नॉन वॉलेटाइल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा नॉन वॉलेटाइल लेना है। कौन सा लेना है? नॉन वॉलेटाइल। और हमने पहले कौन सा लिया था? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है ना, वो नेचर पे डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती। कब तक नहीं करती? जब तक वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जगह आपने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ होगी? आपने डाला पानी, क्या डाला? पानी में नमक डाला, NaCl। आपने डाला 1 मोल, ये अंदर गए दोनों, Na प्लस NaCl माइनस, इसके भी 1 मोल और इसके भी 1 मोल, तो टोटल तो 2 मोल्स हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल तो ज़्यादा हो गए। और इस तरह से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। व्हेनेवर वी आर यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक solute instead of non-electrolytic solute, there will be a chance of abnormality। और उस abnormality को निकालने के लिए want of factor की जरूरत पड़ती है, इसको हम I से लिखते हैं। अगर सिस्टम के अंदर कोई एसोसिएशन, कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा, जैसे आपने यूरिया डाला तो वो एज इट इज एक मॉलिक्यूल डाला तो एक का एक बैठा है अंदर, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो I इक्वल्स टू, उसमें 1 आता है तो हम लोग डेल्टा TB इक्वल्स टू MKB फॉर्मूला लिखते हैं। कोई डिसोसिएशन नहीं, कोई एसोसिएशन नहीं, ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, कोई दिक्कत ही नहीं थी अब तक। लेकिन जब डिसोसिएशन होने लगे या एसोसिएशन होने लगे, तब NaCl के लिए I की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि 2 है, KCl के लिए 2, BaCl के लिए 3, क्योंकि 1 Ba और 2 Cl। ये तो स्ट्रॉन्ग थे, वीक होंगे तो अल्फा आएगा। अल्फा से डिसाइड होता है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट होता है वो, तो अभी हम लोग करेंगे अल्फा का क्या रिलेशन है। इसी तरह CH3COOH जो है ना,
बेंजीन में अगर डालोगे ना तो इस तरह का खेल करता है, क्या बना लेता है, ये देखो, ये दो मॉलिक्यूल मिक्स हो गए। वैसे तो इसका मोलर मास 60 लेते हैं हम लोग, अब ये 2 मिक्स हो गए। लो भैया, हमने 2 मोल डाला था, अंदर जाके 1 मोल हो गया, और मोलर मास क्या हो गया 120, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो गए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कम हो गए ना। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर पे डिपेंड कर रही थी, और नंबर अगर कम हो गए तो ऑब्वियस ही बात है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो हम लोग जो फॉर्मूला लिखते थे ना, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स बी, सिमिलरली del TB equals to m KB, similarly del TF equals to m KF and similarly pi equals to CRT। इन सब में एक चीज और प्रकट कर दो, क्या, I। क्या प्रकट करना है, I क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, ये डिसाइड करेगा। अच्छा, I कैसे निकालते हैं, I जो होता है वो होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी CP। और दूसरा I ऐसे भी निकल सकता है, उल्टा कर दो, कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऐसे भी निकल सकता है। इसके अलावा I अल्फा से भी निकल सकता है, उसके भी 2 फॉर्मूला लिखेंगे, दो फॉर्मूला बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास AN था और डिसोसिएट हो गया, बन गया ANA। कोई था N, कुछ भी हो सकता है ना, डिसोसिएट हो गया। शुरुआत में हमने इसका 1 मोल लिया इनिशियल, तो ये 0 था। फाइनली हम लोग अल्फा से डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि इक्विलिब्रियम हो रहा होगा, तो 1 माइनस अल्फा, ये कितना बनेगा N अल्फा। तो इनिशियल I क्या होता है, नंबर ऑफ फाइनल मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल इनिशियल मॉलिक्यूल। फाइनली कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, और इनिशियली कितने थे 1। तो I फॉर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, CH3COOH है, डिसोसिएट हुआ, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, तो 2 में टूटा ना, तो N की जगह 2 रखना है बस, और जो भी अल्फा गिवन हो। इसी तरह अगर एसोसिएशन हुआ तो NA बन गए, तो शुरुआत में 1 लिया हमने, ये 0 था, ये 1 माइनस N अल्फा 1 माइनस एक्स, और ये बना x। अब x जो है ना वो अल्फा पे डिसाइड करेंगे, तो 1 माइनस अल्फा, अगर ये सॉरी उल्टा तो नहीं क्या, 1 माइनस x या nx लिखना पड़ेगा, हाँ ओके। और इसके लिए क्या लिखूंगा, x। ऑब्वियसली बात है n टूटेगा ना, n स्टोइकियोमेट्री है इसलिए। अब मैं कहूँ कि ये एक ही टूट रहा हो तो 1 माइनस अल्फा के लिए n अल्फा अपॉन n, और ये भी अल्फा बाई n। यहाँ से क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, ये टोटल मोल्स है फाइनल अपॉन इनिशियल 1। तो I इसके लिए क्या आएगा, इसका I का फॉर्मूला क्या है, किसका है ये, डिसोसिएशन का फॉर्मूला, डिसोसिएशन का फॉर्मूला 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, और इसके लिए क्या है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, एसोसिएशन के लिए अल्फा, क्योंकि अल्फा पूछता है इसलिए ये भी ध्यान रहे, डिसोसिएशन के लिए अल्फा, डिसोसिएशन के लिए अल्फा I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, और एसोसिएशन के लिए अल्फा I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ध्यान रह जाएगा, इजी है, जो इजी लगे, चाहे ये इजी लगे चाहे ये दोनों इजी लगे, जो भी इजी लगे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे n क्या है, डिसोसिएशन अगर 2 में टूट रहा है तो n इक्वल्स टू 2, एसोसिएशन 2 मिलके 1 बना रहे हैं तो n इक्वल्स टू 2। इस तरह की चीजें करनी है। बढ़ रहे हैं आगे। The want of factor I for a dilute aqueous solution of strong electrolyte बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बोला है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ऑब्वियसली बात है, क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग, अल्फा इसका 100% होने वाला है, इसका मतलब ये टूटेगा कैसे, टूटेगा ऐसे। टोटल कितने हुए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने हो गए, 3, एक इसका और 2 इसके, बस। स्ट्रॉन्ग है तो 100% टूटना ही है। NaCl मैं लिख देता हूं, NaCl के लिए I 2, MgOH होल ट्वाइस के लिए I 3, AlOH होल थ्राइस के लिए I 4। कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ रहे हैं उस हिसाब से। द फॉलोइंग 0.1 m aqueous solution which one is will exhibit the largest freezing point। देखना ध्यान से, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बोला है। डिप्रेशन मतलब डेल TF किसका हाई होगा,
तो हमें ये पता है, इन्होंने कहा है सबका मोलैरिटी सेम है, पानी है सब में तो ये भी सेम है, किस पे डिपेंड करेगा? आई पे। इसका आई 2, इसका आई बोलो 1। अभी बताया था ना जो डिसोसिएट नहीं होते उनका आई 1, तो तभी तो आई में फॉर्मूला हटा देते हैं, आई हटा ही देते हैं हम लोग। इसके लिए क्या होगा? 2 तो ये आएंगे और 3 ये आएंगे, टोटल 5। और इसके लिए 2 ये आएंगे और 1 ये आएगा, कितने आएंगे? 3। कि सबसे ज्यादा डिप्रेशन किस में होगा? आई हाईएस्ट हो गया। फिर पूछे सबसे लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? तो इसी का होगा। सबसे हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? इसका। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन कम हो रहा है इसमें, 0 डिग्री से -5 पे जा रहे हैं इसमें तो थोड़ा सा डिप्रेशन हो रहा है, तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो गया? बी का। ये डिप्रेशन पूछा है, डिप्रेशन सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका आई ज्यादा होगा, ध्यान रहे। द फ्रीजिंग point depression constant for a water is this: 5 gram Na2SO4 is dissolved in 45 I। want of factor पूछा है, तो अपने को क्या करना है? del TF इक्वल्स टू IMKF, ठीक है। del TF दे रखा है -3.82, I निकालना है। M क्या होता है? M नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 kg, या यूं कहूं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। Na2SO4 का मोलर मास कितना होगा? 23, सल्फर का 32, 64, ऑक्सीजन का कितना हुआ? 142। सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन हो गया। ओके, आगे क्या लिखेंगे? ये तो आगे नंबर ऑफ मोल्स, वेट अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मॉलिक्यूल मोलैरिटी की बात कर रहे हैं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 45, और KF दे रखा है कितना? -1.86। ये माइनस तो वैसे ही उड़ जाने, 3.82 डायरेक्ट लिख देता हूँ। ओके, क्या निकालना है अपने को? आई इक्वल्स टू 3.82 इंटू 142 इंटू 45 अपॉन 5000 इंटू 1.86। ये लगभग 36, ये डबल ऑलमोस्ट 2 कर देते हैं अप्रॉक्स। ये कितना? ये 9 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, हाँ जी। और ये कितना होगा लगभग? अपॉन 1000 है ना, 142 इंटू 9। अगर ये 14 होता या 140 होता तो 10 टाइम्स करते तो 1400 होता, तो 1400 अपॉन पॉइंट आ जाता, ऐसा कुछ आता। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? अच्छा 2 भी है, हाँ 2 भी है ना ये, हाँ ओके। 18 इंटू 14 कर दो, और क्या है। इसको मैं 140 ले लूँ तो 9 इंटू 2 और 14 इंटू 14 कर दो, लगभग कितना आ रहा है वो देख लो, आ जाएगा। देखो अगर मैं इसको 140 लिखूँ ना, इंटू 2 और 9 है अपने पास, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो या इसको कर लो। ये ज़्यादा इजी लगता है मेरे को, क्योंकि 14 इंटू 9 कितना होता है? 14 इंटू 9, 14 इंटू 10 तो 140 होता है। 14 माइनस कर लो, 30, 126 और 2, 4, या ये वाला आंसर होगा। 126 इंटू 2 है ना, अपॉन 1000 भी तो चल रहा है अपने, तो अप्रॉक्स 2.6 के आसपास आंसर होगा। आगे बढ़े। 5% solution of anhydrous calcium chloride developed 15 atm at osmotic pressure. What is the degree of dissociation? अल्फा पूछा है तो पहले आई निकालना पड़ेगा, तो पाई इक्वल्स टू ICRT होता है ना। अच्छा ये ऐसे नहीं होगा, आप पहले निकालो पाई। एक तो इन्होंने बोला है 15 ATM, तो ये हमारा पाई ऑब्जर्व्ड है। क्या है ये? ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। हम निकाल रहे हैं कैलकुलेटेड, तो हम लोग कैसे निकालेंगे कैलकुलेटेड? CRT से। CRT, C क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू RT। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है क्या? 5% सॉल्यूशन बोला है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 5 ग्राम और कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास कितना होगा? क्लोरीन का 71 और कैल्शियम का 40, कितना हुआ? 111।
ये तो है मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000, और परसेंटेज बोला है इसका मतलब 100 ml होंगे ही होंगे, और आर की वैल्यू 0.0821 क्योंकि एटमॉस्फेयर है। मान लीजिए 0.0821 कब होता है, लीटर एटमॉस्फेयर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। कैलोरी में देता है तो होती है आर की वैल्यू 2 कैलोरी, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। और अगर जूल में देता है तो 8.314 जूल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। और 0.0831 कब होती है, लीटर बार, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। देखना है कौन सा दिया है, कौन सा पूछा है, कुछ हिसाब से आपको यूज करना है। अभी हमारा एटीएम चल रहा है तो हम लोग एटीएम से ले लेंगे। टी कितना दिया है, अच्छे लोग हैं देते हैं सबको 0 डिग्री 273। अप्रॉक्स करें या एग्जैक्ट करें, पाई कैलकुलेटेड बोलो। करो, ये 111 है, 8 इंटू 4 5 40 40 के आसपास है ना, और 27 को अगर मैं 3 कर लूँ तो 120 115 111 नीचे है, ये लगभग 10 कितना आएगा, ऑलमोस्ट 10। कैलकुलेट करके देखेंगे तो आई जाएगा। आई कितना होता है, पाई ऑब्जर्व्ड अपॉन पाई कैलकुलेटेड। इसी तरह कुछ भी हो, आई क्या होगा हमेशा, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड, दैट इज आई ऑलवेज। ऑब्जर्व्ड कितना है 15, कैलकुलेटेड कितना है 10, सही है। आई कितना आया 1.5। अल्फा पूछा है, पूछा क्या है अल्फा, देखना ऑप्शन में है ना, सबसे पहले ही ऑप्शन ये होगा क्योंकि बच्चे यहाँ तक तो पहुंचेंगे आई तो निकाल ही लेंगे, तो पहला ऑप्शन क्या होगा 1.5। अरे वो तो आई है, पूछा क्या है डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आई इक्वल्स टू क्या होता है आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस। अब यहाँ पे भी गड़बड़ हो सकती है, एन क्या होगा, ध्यान से देखें, कैल्शियम क्लोराइड जब टूटेगा तो कैल्शियम प्लस 2 Cl माइनस, तो एन कितना होगा 3, ये दोनों मिला के, तो अल्फा इक्वल्स टू आई कितना है 1.5 माइनस 1, ये कितना है 3 माइनस 1, ये कितना बचा 0.5 2 5/20 1/4 मतलब 0.25, या परसेंटेज में दे रखा हो तो अप्रॉक्स 25%। ध्यान रहेगा, बढ़े आगे। अब हम आए हैं आइडियल नॉन आइडियल बिहेवियर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। 2 टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जब अब सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, अगर हम लोग दोनों को मिक्स करें और दोनों टोटल वॉल्यूम के बराबर आ जाए तब हम उसको कहते हैं आइडियल मिक्सिंग। आइडियल मिक्सिंग में हमेशा टोटल वॉल्यूम मिक्सिंग का चेंज इन टोटल वॉल्यूम 0 होता है। जब भी हम लोग आइडियल मिक्सिंग करते हैं ना, आइडियल मिक्सिंग में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टोटल वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, दोनों इक्वल होते हैं। जैसे 5 ml ये लिया 5 ml ये लिया तो टोटल 10 ही आएगा, ऐसा नहीं कि 11 आ जाए या 9 आ जाए। 11 और 9 कब आता है, जब दोनों के बीच में कुछ बॉन्डिंग हो जाए या कुछ झगड़ा हो जाए। अगर झगड़ा हो जाता है तो पॉजिटिव डेविएशन, अगर बॉन्डिंग हो जाती है तो नेगेटिव डेविएशन। अभी कैसे है प्रूव करके देखेंगे। तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 होता है। आइडियल की बात कर रहा हूँ, आइडियल में सॉल्यूट को मैं बोलूँ A, सॉल्वेंट को मैं बोलूँ B, तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल की आपस की बॉन्डिंग, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की आपस की बॉन्डिंग, और सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल की आपस की बॉन्डिंग, ये सब सेम होती है। किसमें, आइडियल के अंदर। जब भी हम कोई मिक्सिंग करेंगे तो हमेशा डेल्टा एच तो ग्रेटर देन 0 ही होता है, डेल्टा जी ग्रेटर देन लेस देन 0 ही होता है ऑलवेज, सारी मिक्सिंग के लिए। ध्यान रहे, क्वेश्चन पूछते हैं काफी बार कि नॉन आइडियल के लिए क्या होगा और आइडियल के लिए कुछ नहीं है। जब भी आप आइडियल हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, नॉन आइडियल हो, कुछ भी हो, एंट्रोपी तो बढ़ेगी मिक्सिंग की, और ये गिव्स फ्री एनर्जी कम होनी ही होनी है। नेगेटिव होगा तभी तो स्पॉन्टेनियसली चेंज होना है। तो आ जाते हैं वापस से, आइडियल बिहेवियर कब मानेंगे, जब टोटल वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए, टोटल एंथैल्पी में कोई चेंज ना आए, और सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट सारी बॉन्डिंग एक जैसी हो, तब हम क्या बोलेंगे, आइडियल बिहेवियर। ठीक है। आइडियल बिहेवियर जब करेंगे ना तो वेपर प्रेशर का ग्राफ इस तरह का आता है, अभी अगर मैंने डाल रखा हो इसमें तो ओके, ये आइडियल बिहेवियर है। अगर आपको नजर आ रहा है तो देखें, आइडियल बिहेवियर कब, जैसे यहाँ पे XB1 है, XA0, XA आपने कोई भी कंपोनेंट लिया, सॉल्यूट अकेला ऐसे चल रहा था, ये प्योर फॉर्म का है उसका,
प्योर सॉल्यूट ए का है, यहाँ एक्स भी 0 है, एक्स भी अकेला ऐसे चल रहा था, ये प्योर का है, प्योर बी का है। जब दोनों को मिक्सर कर दिया तो ये सॉल्वेंट है। मतलब एक तो है कंपोनेंट ए का, एक बी का, अकेले अकेले का, और दोनों का मिक्स कर दे तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का ग्राफ इस तरह का आता है। अब इस ग्राफ से अगर ऊपर जा रहे हैं, इस तरह का कोई डेविएशन है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, नीचे जाएंगे तो उसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। आइडियल सॉल्यूशन की 3-4 कंडीशन है, सारी लिख देता हूं। ये सारे राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का क्या मतलब है? पी एस, पी सिस्टम, पी टोटल, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होता है एग्जैक्टली। डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है एग्जैक्टली। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है एग्जैक्टली। ए ए बी बी और ए बी सारी बॉन्डिंग सिमिलर होती है। सॉल्यूट का सॉल्यूट से प्रेम, सॉल्वेंट का सॉल्वेंट से, और सॉल्यूट का सॉल्वेंट से, सब कुछ एक जैसा बॉन्डिंग। तब हम क्या कहेंगे? तब हम क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ध्यान रहे दोनों की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है। बेंजीन, टोलुइन एक जैसे है, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एक जैसे है, CCl4, SiCl4, PHCl, PHBr, N-हेक्सेन, N-हेप्टेन, N-ब्यूटाइल क्लोराइड, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऑलमोस्ट सेम है, तो सिमिलर बॉन्डिंग होनी ही है, तो इनको हम बोलते हैं सिमिलर। पॉजिटिव नेगेटिव का वैसे भी अभी हम अलग से देखेंगे। आगे बढ़ रहे। अब किसकी बात आ रही है? पॉजिटिव डेविएशन। कौन से डेविएशन? पॉजिटिव। नॉन आइडियल बिहेवियर में पॉजिटिव डेविएशन। ये हमारा सिस्टम है, ए और बी हमने 2 मिक्स किए। पॉजिटिव और नेगेटिव को मेरे नजरिए से देखो, ज्यादा ठीक लगेगा। तो पहली बात तो पॉजिटिव डेविएशन है तो पी टोटल जो है ना वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर नहीं होके ज्यादा होता है। डेल्टा वी मिक्सिंग भी ज्यादा होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी ज्यादा होता है। जी और एस के लिए मैं बोल चुका हूं पहले ही, किसी भी टाइप की मिक्सिंग हो, नॉन आइडियल, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, आइडियल हो, कोई सी भी हो, सबके लिए डेल्टा एस एंट्रोपी तो बढ़नी और गिब्स फ्री एनर्जी कम होनी, ध्यान रहे। खेल तो सारा इनका है। अब ए की बॉन्डिंग, सिमिलर वाली बॉन्डिंग, डिसिमिलर वाली बॉन्डिंग, ए बी होगा क्या? सॉल्यूट और सॉल्वेंट 2 आपने कंपोनेंट मिक्स किए, सॉल्यूट आपस में खुश है, सॉल्वेंट आपस में खुश है। अगर इन दोनों को आपने मिक्स किया और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, इनके बीच में कोई बॉन्डिंग हो ही नहीं रही है, तो ये ऐसे बोलते कि हमारे आपस में बॉन्डिंग अच्छी है, तुम तुम्हारे देख लो, हम हमारे देख लेते। मतलब जैसे इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन दोनों को मिक्स किया तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि हम हमारे देख लेते हैं। ये बोले साइक्लोहेक्सेन बोल रहा है नहीं, हमारे बीच में तो नॉन पोलर सिस्टम है, तो हम हमारा देख लेते हैं। तो इथेनॉल मतलब ए वाली बॉन्डिंग और साइक्लोहेक्सेन मतलब बी वाली बॉन्डिंग, इन दोनों की बॉन्डिंग से हमेशा ज्यादा हो तो क्या होगा? ये अपनी वेपर बना रहा है, ये अपनी वेपर बना रहा है, ये दोनों अपनी वेपर बना रहे हैं, तो ज्यादा वेपर बनाएंगे तो ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा, और ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है? पॉजिटिव डेविएशन में हमेशा ये ध्यान रहे, एक ट्रिक बता देता हूं, जहां जहां इथेनॉल दिख रहा है ना वहां आपको पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। फिर उनकी प्रॉपर्टीज आप चेक करोगे तो जैसे CCl4 में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांस नहीं है, इसमें तो है, तो ये खुद के मॉलिक्यूल के साथ ही तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके खुश रहेगा ना, क्लोरोफॉर्म के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो ये CCl4 के साथ खुश रहेगा। ये जैसे ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, तो पोलर नॉन पोलर को मिक्स करोगे तो पोलर वालों के साथ खुश है, नॉन पोलर के साथ खुश है। दोनों अपना देख रहे हैं, दोनों अपने हिसाब से वेपर बना रहे हैं, ज़्यादा वेपर बनाएंगे ज़्यादा पॉजिटिव डेविएशन हम इसको बोलेंगे। सिमिलरली वापस कर रहा हूँ, अगर हमारा नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहा हूँ, PS पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से कम आ रहा है, या डेल्टा वी मिक्सिंग कम आ रही है, डेल्टा एच मिक्सिंग कम आ रही है, तब हम इसको क्या कहेंगे? नेगेटिव डेविएशन। और नेगेटिव डेविएशन कब होता है? ध्यान दें, इन दोनों की आपस की बॉन्डिंग से भी ज्यादा बॉन्डिंग ये हो क्या रहा है? हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स किया, ध्यान से देखें, हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया, अब वो दोनों आपस में ही बॉन्ड कर रहे हैं। जब आपस में बॉन्ड कर रहे हैं तो वेपर कौन बना रहा है? दोनों आराम से बॉन्डिंग हो रही है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में मिक्सिंग हो गई, अच्छे से बॉन्ड हो रहे हैं,
और एक दूसरे में इस तरह से मिक्स हो गए हैं कि वॉल्यूम भी कम बन रहा है। 5 ml और 5 ml दोनों मिक्स किया, टोटल 10 बन ही नहीं रहा है, 9.5 आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो दोनों में एक दूसरे के अंदर इतने अच्छे से एंगल्फ हो रखे हैं कि वो वेपर ही नहीं बना रहे। वेपर नहीं बनाएंगे तो वेपर कम बनेगी, और कम वेपर बनेगी तो हम क्या कहेंगे? नेगेटिव डेविएशन। जो रेड कलर से बनाया है वो नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है। क्लियर है? और ऐसा कब होगा? जब इनके बीच में आपस में बॉन्डिंग हो। ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। जैसे मैंने उसमें ट्रिक बताई थी पॉजिटिव डेविएशन में, इथेनॉल 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 के साथ कोई भी नॉन पोलर आ रहा है ना, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव डेविएशन। यहां मैं बोल रहा हूं कि एसिड अगर दिख रहा है ना, एसिड, तो नेगेटिव डेविएशन। एसिड देखो, एसिड, एसिड देखो, एसिड, एसिड ढूंढ लो, एसिड, सब जगह एसिड ही दिख रहे हैं ना। एक और क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म वाले देखो, है ना क्लोरोफॉर्म वाले। अब क्लोरोफॉर्म CCl4 के साथ आएगा तो ऑब्वियस सी बात है CCl4 तो नॉन पोलर है, तो CCl4 के साथ में पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा और क्लोरोफॉर्म ईथर के साथ में नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। CCl4 एसीटोन के साथ में नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, सॉरी क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म CCl4 के साथ पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा और एसीटोन के साथ नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, बताया था ना, इथेनॉल, खत्म। क्या देखना फिर आगे? क्लोरोफॉर्म और इनके बीच में तो नेगेटिव डेविएशन होगा। ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन आइडियल बिहेवियर है, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये क्या है? ये नेगेटिव है और ये आइडियल है। बेंजीन टोलुइन भी आइडियल है, तो कौन सा पॉजिटिव है? इथेनॉल, इथेनॉल के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके खुश है, तो वो कौन सा डेविएशन है? पॉजिटिव डेविएशन। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग अ सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डेविएशन। फिर से पॉजिटिव डेविएशन कब होगा बताइए? ए ए बी बी, ए बी। अगर दोनों की बॉन्डिंग ज्यादा हो गई तो वेपर बनाने कोई नहीं जा रहा, तो उसको हम नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। जब ये ज्यादा होता है तो नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं, इधर ज्यादा करेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे, और इक्वल होगा तो आइडियल बिहेवियर बोलेंगे। देख लो ऑप्शन, दोनों अनजान है, दोनों, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों के बीच की बॉन्डिंग हो गई ना। अगर बॉन्डिंग हो गई तो दोनों एक दूसरे को क्या कह रहे हैं? मैं भी नहीं जा रहा, वेपर बना रहे, तू भी मत जा। वेपर बना ही नहीं रहे, वेपर नहीं बना रहे तो वेपर प्रेशर कम, तो वेपर प्रेशर से हम लोग उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव डेविएशन। जब अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है तब नेगेटिव डेविएशन है। क्लियर है? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ बिटवीन ए बी। ये पॉजिटिव की बात हो रही है, पॉजिटिव में सही है ये, बस और क्या। डेल्टा एच मिक्सिंग कांस्टेंट ये तो होता नहीं है क्योंकि ज्यादा होना चाहिए, ये भी नहीं होता है क्योंकि ज्यादा होना चाहिए। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पहला और ये तो इक्वल तो है ही नहीं, आइडियल के लिए होता है। आंसर फर्स्ट आ गया। आगे बढ़ रहे हैं। एंड द लास्ट एजियोट्रॉप, ध्यान से सुने, पॉजिटिव डेविएशन करने वाले और नेगेटिव डेविएशन करने वाले। मैंने कहा पॉजिटिव डेविएशन किस में होता है? जिनमें आपस की बॉन्डिंग नहीं होती। कौन सी ज्यादा होगी? ये वाली। नेगेटिव डेविएशन किन में होता है? किन में होता है नेगेटिव डेविएशन? जिनमें ये वाली बॉन्डिंग ज्यादा होती है। तो ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट एक दूसरे से बॉन्ड करके खुश हैं। किस फॉर्म में खुश हैं? लिक्विड फॉर्म में। वेपर कम बना रहे हैं, कम वेपर बना रहे हैं, मतलब कम वेपोराइज हो रहे हैं। अब आपको इनको बॉईल करना है, आपको इनको, इन दोनों को मिक्सचर को बॉईल करना है। तो दोनों तो बॉन्डिंग करके खुश है, तो बॉईल करने के लिए तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ऐसे मिक्सचर, पहली बात तो ये, ऐसे मिक्सचर जो सेम बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल हो जाते हैं, एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 20, इसका है 30, और दोनों एक पे ही मिक्स होके बॉईल हो रहे हैं, है ना। या तो 20 से ज्यादा या 30 से कम, सॉरी उल्टा बोल दिया, या तो 30 से ज्यादा या 20 से कम। ऐसा कोई बॉइलिंग पॉइंट पर्टिकुलर जिसपे दोनों ही एक साथ ही बॉईल हो रहे हैं, जिसमें हम बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन फेज का वेपर प्रेशर और वेपर फेज का वेपर प्रेशर बराबर है, कंपोजिशन भी बराबर है। मतलब सुनिए, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट 1:4 के रेशियो में है, मान लीजिए, ऐसा कह रहा हूं मैं, मान लीजिए इस वाले में है 1:4 के रेशियो में सॉल्वेंट फॉर्म, सॉल्यूशन फेज में।
जब ये वेपर बनाएं और तब भी इनका कंपोजिशन सेम रहे। पहली कंडीशन कंपोजिशन सेम रहना चाहिए, दूसरी ए और बी दोनों का मिला के एक ही बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? एजेट्रॉप्स। ठीक है, मिक्सचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट which have same composition in the solution phase and in the vapor phase and boil at same temperature are called azeotrophs। अब एजेट्रॉप में पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले, एक चीज याद रख लेना, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। जब नेगेटिव डेविएशन हो, नेगेटिव डेविएशन कब होगा? इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई, दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई, अच्छी बॉन्डिंग हो गई मतलब वेपर नहीं बनाना चाह रहे और वेपर बनवानी है आपको, तो टेम्परेचर और ज्यादा देना पड़ेगा। तो नेगेटिव डेविएशन वाले हमेशा मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग। और ये क्या बनाएंगे? मिनिमम बॉइलिंग। फॉर एग्जांपल मिनिमम बॉइलिंग मतलब सपोज कि A2 और B2, A2 का 20 था और B2 का 30 था, तो ये दोनों की बॉन्डिंग आपस में नहीं हो रही, तो ये मिनिमम बॉइलिंग बनाएंगे, मतलब 20 से भी कम बॉइलिंग पॉइंट होगा इनका, दोनों का मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट 20 से भी कम होगा। और इधर क्या होगा? जैसे मैंने कहा कि इसका प्योर का 40 था और इसका 50 था, दोनों की बॉन्डिंग हो गई, तो अब और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, 50 से भी ज्यादा। तो ये कौन से बॉइलिंग बनाएंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग। ध्यान रहेगा, जो एसिड वाले हैं जो नेगेटिव डेविएशन करते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग बनाएंगे, जो इथेनॉल वाले हैं जो पॉजिटिव डेविएशन करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग बनाएंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।